गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. अभी हम लोग मराठी का ते जीवनदायी झाड हा धडा बघणार आहोत. हा धडा कोणी लिहिलाय? भारत सासणे याने लिहिलाय. ये पूरे लेसन में क्या बताया गया है कि एक पेड़ किस तरह से सारे लोगों को अपने हिसाब से हेल्प करता है इसके बारे में बताया गया है. म्हणजे काय आहे की ह्या पूर्ण लेसनमध्ये झाडांचा उपयोग कसा कसा होतो माणसांना आणि पशुपक्ष्यांना ह्याचं सुंदर वर्णन इकडे केलंय. बघा, मी राहत होतो त्या घराच्या मागे एक लिंबाचं झाड होतं. कौन सा पेड़ था? नींबू. बराबर. ये यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाया है. लिंबू म्हणजे कडुलिंब नव्हे. आपण खातो त्या लिंबाचं झाड, मतलब हम लोग जिसका शरबत बनाते हैं, अचार बनाते हैं उसका. खिडकी लगतच होतं ते काटेरी आणि लिंबांच्या फळांनी गच्च लगडलेलं झाड. काटेरी मतलब उसको क्या रहते मालूम है? नीम का जो पेड़ रहता है उसको काटे रहते, थॉर्न्स रहते, और उसके ऊपर मस्त येलो कलर के नींबू आते हैं. और वहाँ पे एक दिया है लगड़लेला, मतलब बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे फल आते हैं तो उसे मराठी में कहते हैं कि फळांनी लगड़लेलं झाड, मतलब फलों से भरा हुआ वृक्ष. लसलशीत हिरवागार आणि चैतन्यमय. चैतन्यमय मतलब क्या? उत्साह से भरा हुआ. प्रदेश सगळा उन्हाचा होता. त्या भागात एकूणच उन्हाळा जास्त. आसमंत तापून जाई. आसमंत तापून जाई मतलब सारा आजू बाजू का जितना भी परिसर था वो बहुत ही तपता था. आसपास की जमीन तापून करपून तपकिरी पड़लेली दिसे. जब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ के ऊपर गर्म हवा आती है तो उस मिट्टी का कलर जो है ना वह एकदम से ब्राउन हो जाता है. ब्राउन मतलब कैसे? एकदम ब्लॅकिश ब्राउन. जी काही झाडं आसपास होती ती मलूल आणि काळपट हिरवी दिसत आणि पाणथळ तर परिसरात कुठंच नव्हती. मतलब क्या थी? मलूल मतलब ऐसे सूखी हुई, मुरझाई हुई. काळपट हिरवी मतलब थोड़ी सी, मैंने अभी बताया ना, ब्लैकिश ग्रीन या फिर ब्लैकिश ब्राउन. मिट्टी का कलर, पेड़ों का कलर भी ब्लैकिश ग्रीन, क्योंकि ब्लैक हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा भी उनको क्या है ना, धूप सह नहीं जाती है. बराबर. पाणथळ का मतलब क्या है? किधर भी गीला ऐसा प्रदेश किधर भी नहीं था. सगळी शुष्क कोरडी जमीन, सब जगह पे ड्राई लैंड. घर सुद्धा तापून निगे, और उनका जो उसमें जो घर था वो भी एकदम से बहुत तपता था, क्योंकि वो क्या बिल्डिंग में नहीं रहते थे, छोटे छोटे घर थे. घर सुद्धा तापून निघे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ते झाड म्हणजे विलक्षण जीवनमय आणि जीवनदायी वाटे. जीवनदायी मतलब जीवन देने वाला, लोगों को भी और दूसरे पशु पक्षियों को जो जीवन देता है उसे बोलते जीवनदायी. दाई मतलब देने वाला. ऐसे इस परिस्थिति में वो एकदम से ग्रीन कलर का नीम का पेड़ जिसमें रसदार नींबू रहते हैं वो सच में किसी को जीवन देने से कम नहीं लगता था. खरं तर भिंतीच्या उंचीचे झालेले लिंबाचे झाड म्हणजे भोवतालच्या सजीवांच्या दिलाशाचं केंद्र. अभी सजीव मतलब क्या है? लिविंग बींग्स. मतलब उसमें प्राणी आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, मनुष्य आते, सब. दिलाशाचं केंद्र मतलब दिल को छूने वाला, दिल को भाने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला. हे माझ्या लक्षात आलं. त्या झाडाखाली काळी भोर सावली असायची. कभी भी पेड़ के नीचे उसकी क्या होती है? शॅडो होती है. मोरीचं पाणी सगळं त्या झाडाला जाई, त्यामुळे जमिनीत नेमकी तिथेच ओल असे. अभी एक ध्यान में रखना, मोरी मतलब बाथरूम. ये जो बाथरूम्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे घर जो रहते हैं बैठे गांव में जो रहते हैं, उनका वो पानी है ना किसी भी पेड़ के नीचे जाए, इस तरह से उनकी प्रोविजन रहती है. तो क्या होता है ना, वो जो वाटर है वो वेस्ट भी नहीं जाता है, और इस तरह जहाँ पे पानी बहुत कम रहता है वहाँ पे पेड़ों को भी मिल जाता है. इस तरह से दो तरह से उसके एडवांटेज होते हैं. इसीलिए बाथरूम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो लोग सारे के सारे, बाथरूम मतलब बात लेना, मतलब क्या है? आंघोळीचे पाणी जे आहे. मोरी मतलब छोटा सा बांधा हुआ बाथरूम. ये ध्यान में रखो. ओके. त्या ओलसर जमिनीत मला काही शंख दिसू लागले, मतलब कोई शंख दिख रहे थे. आज इथं असलेला शंख उद्या तिथे जाईल. आज यहाँ पे दिखा मुझे तो कल उधर जाता था. रात्रीतून तो बराच सरकलेला दिसे. लहान मोठे अनेक शंख मग दिसू लागले. मग माझ्या लक्षात आलं कि या झाडाखाली गोगलगायींची वस्ती आहे. गोगलगाय मतलब मालूम है ना आप सबको? स्नेल. वो लोग क्या है ना, उनके पीठ के ऊपर क्या होता है? शंख जैसा कुछ होता है. वो लोग आहिस्ता 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 चलते हैं. तो यही लेखक ने बाद में ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे क्या है, सारे बहुत सारे स्नेल्स जो है वो एक साथ रहते हैं.
इतक्या मोठ्या आकाराची गोगलगाईंची वस्ती, वस्ती मतलब क्या है, सारे लोगों का एक झुंड, समूह, इतने सारे गोगलगाय मी प्रथमच पाहत होतो. आणि प्रथमच मी असंही पाहिलं की त्या गोगलगाई शंख पाठीवर घेऊन तर चालतातच, परंतु झाडावरही चढतात. अभी उनको पता नहीं था कि हमको लगता है कि वो सिर्फ जमीन पे ही चलते, नहीं, वो पेड़ पे भी चलते हैं. ये उन्होंने फर्स्ट टाइम नोटीस किया. फांदीवर चिकट रंगानं बरबटलेल्या गोगलगाई पाहणं, त्यांचा प्रवास निरखणं, हा माझा आणि लहान मुलांचा कौतुकाचा कार्यक्रम होऊन बसला होता. वहाँ पे मेरे घर में मेरे बच्चे थे और आजू बाजू के जो भी बच्चे थे वो सारे लोग, ये लोग कैसे आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं. और वो चढ़ते हैं तभी वहाँ पे दिया है देखो, चिकट रंगाने बरबटलेला, वो जो है ना वो गिरे नहीं, इसके लिए अपने शरीर में से एक स्टिकी सब्सटेंस छोड़ते हैं. वो स्टिकी सब्सटेंस जो है ना वो पेड़ को भी लगता है और उनके शरीर को भी लगता है. तो इस तरह से वो गोगलगाय को देखना, उन्हें निरखना, ये सभी लोगों को अच्छा लगने लगा था. समझा आपको? लवकर एक पारव्याची जोड़ी, पारवा मतलब पक्षी के जो जोड़ी मतलब पेयर, पक्षी का वहाँ पे एक जोड़ा आता था, उसका नाम क्या था, पारवा. बराबर. त्या गर्द हिरव्या आश्चर्यात दिलासा शोधू लागली. अभी वो लोग भी बहुत थक के मारे बेचारे उड़ रहे थे और उन्हें क्या लगा, हाँ ये यहाँ पे एक मस्त पेड़ है जहाँ पे हम लोग अपना आशियाना बना सकते, घोंसला बना सकते हैं. त्या जोडीने काड्यांचं एक घरटं त्या लिंबाच्या काटेरी झाडात बांधायला सुरुवात केली. तिनका जमा करके अपना घोंसला शुरू किया बनाना. खिडकीतून किंवा दारातून हळूच पाहिलं की गुंजांच्या डोळ्यांची लुकलुकत्या नजरेंची पारवी लक्षात दृष्टिस पड़े. वो अभी देखो वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ से देखते थे तो वो जो पर्टिकुलर पक्षी है उनकी जो आँख है वो एकदम रेड कलर के थे और एकदम ऐसे चमकते थे. ऐसे चमकते हुए आंखें उन्हें दिखाई देती थी. भोवतालच्या रखरखीतून त्या जोडीने एक थंड असा आश्रय शोधून काढला होता. माझा मुलगा देखील तिथे वारंवार जाऊन पाही, म्हणून मग ते जोडपं हळूहळू दिसेनासं झालं. एक ध्यान में रखो, कभी भी पशु पक्षी जो होते हैं ना, उनके आजू बाजू में अगर मनुष्य बहुत बार जाते हैं तो वो डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं. ऐसे ही कुछ इनके साथ हुआ, क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ पे बार बार जाता था, इसके लिए वो लोग चले गए. चिमण्या आणि इतर पक्षी यांनी ते झाड नेहमी गजबजलेलं असे. जणू गातं बहरतं संगीतमय झाड़, मतलब क्या है, पक्षियों के चहचहाट से क्या लगता था जैसे कि ये पेड़ ही संगीत गा रहा है. तुरेदार बुलबुल आणि पोपट तिथे नेहमी दिसत. त्या सगळ्यांचं ते झाड म्हणजे केंद्र मतलब क्या है, सारे लोगों का इकट्ठा होने का एक स्पॉट, एक आकर्षण, एक आश्वासाचं विश्वासाचं ठिकाण. मतलब क्या है, एक ट्रस्ट. यहाँ पे अपने को कोई कुछ नहीं करेगा, ये ट्रस्ट वो वहाँ पे आके महसूस करते थे. कलकलाट आणि गजबजाट दोनों का ये क्या है, नादयुक्त शब्द मतलब जिसमें से नाद निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, नादयुक्त शब्द. अभी कलकलाट और गजबजाट. ओके. त्या झाडानं जणू अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी नवं आश्वासक निमंत्रण दिलं होतं. निमंत्रण मतलब इन्विटेशन ही दे रहा था वो पेड़ वहाँ पे खड़ा रह के कि आओ, मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे आपको छाया दूंगा, आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छी शांति महसूस होगी, ऐसे वो पेड़ उनको कहता था. ते आश्वासन कंठोकंठी दूरपर्यंत पोहोचून भोवतालच्या तप्त वातावरणातून अनेक पक्षी त्या एकमेव थंड झाडाकडे थव्याने मतलब झुंड के झुंड वहाँ पे पक्षियों के आते थे येत असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. उनके ध्यान में आया कि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं. अभी देखो, झाडाखाली मुंग्यांचंही एक वेगळं विश्व होतं. विश्व मतलब क्या, उनका भी घर संसार था. मुंगी जो होते एंट, अनेक रंगी कीड़े सुद्धा त्या दलदलित होते. बहुत से ज़्यादा ऐसे मतलब क्रीचर्स जो रहते हैं ऐसे, वो भी उसके नीचे थे. एकदा पाहत असताना सापाची कात आढळून आली. मतलब क्या, स्नेक का जो स्किन होता है वो भी उन्हें वहाँ पे दिखाई दिया. झाडाखाली खारींची वस्ती तर होतीच. खारी मतलब स्क्विरल, वो भी रहती थी. पण थंड सावलीत कुत्री ही तिथे विसावायला येत. लेकिन बहुत ठंडाई थी, इसके लिए वहाँ पे आजू बाजू के जो कुत्ते थे वो भी वहाँ पे सोने के लिए आ जाते थे. फुलातून ते फळापर्यंतचा सगळा जीवन प्रवास त्या झाडांचा मला पाहायला मिळाला नाही, परंतु शेवटच्या बहरात फुलं लागलेली पाहिली. ही फुलं चिमुकली, मंद गोड वासाची आणि अद्भुत फळदार आश्वासन घेऊन आलेली असत. सॉरी. फुलांमुळे लवकरच त्या झाडाभोवती पंखधारी चिमुकल्या पऱ्या उडू लागल्या
अभी क्या है, फूल के वजह से वहाँ पे पंखधारी चिमुकले पया मतलब कौन रहेंगे, पक्षी और बटरफ्लाई, ये भी आने लगे। फुलपाखरं आणि रंगीत उड़ते कीड़े, बराबर। फूल चुके चिमुकले पक्षी आणि भुंगे। फूल चुके मतलब उसको क्या बोलते हैं ना, जो फूल के अंदर का रस चूस लेते हैं वो पक्षी, और भुंगे मतलब आपको सबको मालूम है। एका छोट्या फांदीवर मधमाशांचं पोळंही रचलं जाऊ लागलं। अभी वहाँ पे मधुमक्खियां भी आने लगी और अपना नेस्ट बनाने लगी। तेव्हा मात्र खिडकी लावून घ्यावी असं वाटू लागलं। पण त्या मधमाशांनी कधी कुणाला दंश केला नाही। दंश मतलब कभी डंक किसी को मारा नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम लोग उनको कुछ तकलीफ देते हैं तो ही वो लोग हमें डंक मारते हैं। देखो ये पैराग्राफ अच्छे से देखना। सबसे पहले वहाँ पे मूंगी, वो लोग रहते थे, कीड़े भी रहते थे, सापाची कात मतलब वहाँ पे सांप भी आते थे, स्नेक भी आते थे, खारींची वस्ती होती। उसके बाद वहाँ पे क्या आते थे, फळदार आश्वासन घेऊन आलेले असत। इसके लिए क्या होता था, चिमुकधारी चिमुकले पक्षी, बाद में फुलपाखरं, रंगीत उड़ते कीड़े, फूल चुके पक्षी, भुंगे, ये सब ध्यान में रखना। और सबसे एंड में मधुमक्खी का पोळं मतलब मधुमक्खी का छत्ता, ये ध्यान में रखो, समझा। सजीवांसाठी जीवनदायी केंद्र अशी त्या लिंबाच्या झाडाची व्याख्या असल्याचं माझं लक्षात आलं। व्याख्या मतलब क्या, ये उसके लिए मतलब वो पेड़ इज इक्वल टू क्या हो गया, सारे के सारे जितने भी लिविंग बीइंग है उनके रहने का ठिकाना। ये एक इक्वेशन हो गया, पेड़ इज इक्वल टू रहने का ठिकाना। ये क्या है, व्याख्या मतलब क्या है, डेफिनेशन। पण इतकंच नव्हे तर माणसंही त्या झाडाकडे आकर्षित होत होती। प्राणी, पशु, पक्षी, सारे कीड़े मुंगी सब, मनुष्य भी। मनुष्य क्यों जाएंगे, ऑब्वियसली नींबू है तो वो निकालने के लिए। ज्या कुण्या दक्षिणात्य स्त्रीने हे लिंबाचं झाड राहत्या घराच्या मागं केवळ भाडेकरू असताना लावलं होतं, तिनं त्या झाडाला कुंपण घातलं नव्हतं, मुक्त मोकळं झाड। तिनं जणू कुंपणाच्या आणि कंजूशीच्या मर्यादा घातलेल्या नव्हत्या। आसपासचे जे लोक येत लिंबाची फळं मुक्तपणे घेऊन जात, फळं कधी कमी पडली नाही। फळांनी लगडलेलं ते झाड दृष्ट लागण्यासारखं, समृद्धीची भावना जगवणारं आणि जीवनदायी झाड सगळ्यांसाठी। अभी इसका मतलब देखो, दक्षिणात्य मतलब कोई साउथ इंडियन, स्त्री मतलब कोई लेडी, उसने ये नीम का पेड़ लगाया था। अभी ये कौन था, अपना लेखक ओनर था, उसके घर में वो क्या थी, भाड़े करो, टेनेंट थी। तो वो जब वहाँ पे आई थी तभी उसने वो पेड़ लगाया था। उसने तो बेचारी ने देखा भी नहीं कि ये पेड़ बाद में कितना अच्छा सुंदर हो गया होगा, लेकिन उसने एक काम किया था। उसे पता था कि इस पेड़ को आगे जाकर फल आएंगे, वो भी मीठे होंगे, लोगों को लगेगा कि तोड़ना चाहिए। तो उसने क्या किया था ना, उसको फेंसिंग नहीं किया था, कुंपण नहीं डाला था। तो लोग क्या होते थे, मुक्त हस्ते म्हणजे मुक्तपणाने कोई भी आता था और फल तोड़ के चला जाता था। कंजूशीच्या मर्यादा घातल्या नव्हत्या, मतलब क्या है, वो बहुत ही नैरो माइंडेड फीमेल नहीं थी। इसके लिए उसने क्या किया था, सभी लोगों को ये फल का आस्वाद मिले, इसके लिए उसने ऐसे ही उसको लगा के वो चली गई थी। समझा आपको इस पैराग्राफ का मतलब। दक्षिणात्य स्त्री मतलब कौन, साउथ इंडियन फीमेल। उसने क्या किया था, विदाउट फेंस ये पेड़ को लगाया था ताकि सारे लोगों को क्या हो जाए, इसका आस्वाद लेने को मिले। कंजूशीचा मतलब, कंजूशीच्या मर्यादा मतलब वो नैरो माइंडेड नहीं थी, कंजूस यानी नैरो माइंडेड वो नहीं थी, समझा। म्हणजे असं की माणसं, पशु, पक्षी, कीटक, साप, कुत्री आणि खारी, गोगलगाई अशा सगळ्यांचं ते आकर्षण, ते सगळ्यांना आकर्षून घेत असे। मतलब क्या है, ईच एंड एवरी एनिमल को वो क्या करके लेता था, पेड़ अट्रैक्ट करके लेता था। आकर्षून घेणे मतलब अट्रॅक्ट करके लेना। भोवतालच्या काहिलीतील विसाव्याचं आणि आनंदाचं जणू आशीर्वादमय आश्वासन आणि जगण्याचा दिलासा। अभी काहिली, काहिली मतलब हश हुश होता है ना, हमको परेशान हो जाते हैं हम लोग जब बहुत ज़्यादा ये आता है, क्या धूप आती है, तभी क्या होता है, अपने अपने को सह नहीं होता है ना, तो उसको बोलते हैं काहिली, समझा। इतकं महत्त्व त्या झाडाला आलेलं पाहून मी चकित होऊन गेलो होतो। ज्या घराची हकीकत मी सांगतो आहे ती एक जोड इमारत आहे। जोड इमारत मतलब उसी को लग के और एक छोटा सा घर था। ट्विंट ब्लॉक शेजारी जे राहत होते त्यांच्या परसदारी चक्क पाण्याचा हापसा, म्हणजे भरपूर पानी होते। हमारे यहाँ पे पानी कम था, लेकिन ना जाने वो घर में बहुत पानी था। हापसा होता म्हणजे बहुत ज़्यादा पानी था। मात्र अंगणात आणि परसदारात गवताची काडी देखील नव्हती, लेकिन उनके पूरे आंगन में एक छोटा सा ग्रास भी नहीं दिखता था, इतना पानी होने के बावजूद। देखो,
माणसं उदास, दुर्मुखलेली, त्रस्त वाटत। और वहाँ के जो लोग थे ना वो भी ऐसे एकदम उदास, मतलब एकदम ऐसे क्या बोलते हैं ना, जीवन में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं। उसके बाद त्रस्त मतलब हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने वाली ऐसे थी। त्या घरातील स्त्री दागिने घालून बसे, मतलब वो एकदम वेल सेटल फॅमिली थी, पूरे के पूरे ऑर्नामेंट से सजी हुई थी वो वहाँ की लेडी। परंतु पाणी आणि जमीन मुबलक असताना त्यांना हिरवा आनंद पसरवण्याचा प्रयत्न कधीही केला नाही। एक ध्यान में रखो, अगर मनुष्य का मन अच्छा होता है ना तो ही वो लगाया हुआ पेड़ भी बहुत अच्छे से फलता है, फूलता है। और इसका मन इतना अच्छा नहीं था, इसके लिए उनके पूरे आंगन में एक इतना सा छोटा सा पौधा भी नहीं आया, जबकि वहाँ पे जमीन भी अच्छी थी, पानी भी अच्छा था। समझा आपको? अभी आगे मला वाटतं झाड लावणं, ते जगवणं, त्याद्वारे दूरवर आनंदाचा, आश्वासाचा संगीतमय संदेश पसरवणं आणि सर्व सजीवांचा आशीर्वाद घेणं ही एक प्रकृति असावी लागते। मतलब क्या है, पेड़ लगाना, वो बड़ा करना या फिर बहुत अच्छे से उसका सबको यूज होना, ये प्रवृत्ति मतलब जो लगाता है उसका मन अच्छा होना चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तो ही वो पेड़ फलता फूलता है। समझा? जो माणूस एखादं झाड जगवतो तो निसर्गामध्ये हिरवा चमत्कार उजवत असतो। हे लिंबाचं झाड बघा ना, ज्या कोण्या बाईने हे लावलं होतं ती बाई इथून निघून गेली होती, परंतु जाताना एक अद्भुत नाट्य ती आपल्या मागे ठेवून गेली होती। अद्भुत नाट्य का मतलब क्या है, पूरा ड्रामा था वहाँ पे। वो एक पेड़ क्या उसने लगाया, वहाँ पे कितने सारे पशु पक्षी आ गए, प्राणी आ गए, कुत्ते आते थे, सोते थे, स्नेक आता था वहाँ पे, कीड़े, मूंगी, गोगलगाय, खार, स्क्विरल सब आते थे, मनुष्य भी आते थे। मतलब ये क्या है ना, एक तरह का उसने पूरा का पूरा ड्रामा वहाँ पे क्रिएट करके वो चली गई। बराबर? अभी देखो यहाँ पे दरवर्षी दर ऋतूत त्या झाडाच्या अनुषंगाने एक उत्सव साजरा होत असणार, फुलं येत असणार, घमघमाट दरवळत असणार आणि मग अख्खा फलोत्सव, फळांचं लगडणं हे सगळं घडत असणार। मी तर केवळ एका ऋतूतला सजीवांच्या जागत्या नांदत्या अस्तित्वाचा साक्षीदार होतो। बराबर? मतलब क्या है कि वो तो ओनर था, बाद में 1 महीना होने के बाद, 11 महीने के बाद वो टेनेंट चला जाता था, तो ये 1 महीना वहाँ पे रहता था। तो वो 1 महीने के लिए वो ये सब देख के चला गया कि कितना सुंदर यहाँ पे सब कुछ होता है, पक्षी आते हैं, बाद में लोग आते हैं, बराबर, इस तरह से। पण शेजारची ती माणसं अनेक वर्ष घरात राहत आलेली होती, परंतु न त्याने हे हिरवं कौतुक पाहिलं, न झाड़ं लावली, न फुलं फुलवली। उनको कभी लगा ही नहीं, उस पेड़ को देख के भी ऐसा कभी लगा नहीं कि हमारे भी आंगन में एकाद दूसरा पेड़ होना चाहिए। हा निसर्गातला आनंद त्यांच्या मनात कधी पोचल्याचं मी पाहिलंच नाही। सभी को ऐसा नहीं लगता है कि ग्रीनरी हम लोग कुछ करे निसर्ग के लिए। म्हणूनच कदाचित ती माणसं आपल्या परस अंगणासारखी उदास, भकास, तपकिरी अशीच वाटत राहिली मनाने। और इसीलिए सब कुछ होते हुए भी वो कैसी थी, एकदम उदास थी, एकदम ऐसे मतलब जीवन में कुछ नहीं है, ऐसे ही उनको देख के लगता था। ते झाड लावणारी ती दाक्षिणात्य बाई एकदा तिच्या मुलासह आमच्या घरी आली होती। जब मैं था तभी वो एक बार आई थी। तिने आल्या बरोबर प्रथम ते झाड जाऊन पाहिला, आई और उसने तुरंत जाके पहले उस पेड़ को देखा। बराबर? तिचा तो हळवेपणा मला सृजनाशी संबंधित वाटला। उसका वो जो एकदम बचपना जो था, आते ही उसको जाके देखने का, उससे मुझे लगा कि ये स्त्री मन से कितनी अच्छी होगी, भावुक होगी। मला वाटतं सृजनाशी, नवनिर्मितीशी, नवनिर्माणाशी मन जोडलेलं असेल तर ते ताजं राहतं। समझ में आया? मतलब उस लेडी का मन भी ऐसा था कि वो किधर भी गई थी लेकिन उसको लग रहा था कि मेरा वो पेड़ अच्छा रहे तो ही वो अच्छा रहेगा। उसके बाद देखना, जोडलेलं असेल तर ते ताजं राहतं मतलब फ्रेश, झाडांना फुलवणं, उसके ऊपर कोई भी फूल खिलणं, रुजवणं, त्याचा हिरवा संदेश दूरवर पोचवणं, यातून मन सृजनात्मक, आनंदी, निर्मितीक्षम होत असावा। मतलब क्या है, जब किसी को हम मतलब कोई भी पेड़ लगाता है, वो पेड़ जब बड़ा होता है, फल फूल देता है, तब सच में जो लगाता है ना उसको भी बहुत ज़्यादा आनंद होता है। ओके? मग मागं ठेवलेलं फळदार झाड किती जीवाना जगवतं, कितने सारे लोगों को वो क्या देता है, जीवन दान देता है। मतलब देखो वो लेडी को कितने लोगों का पुण्य मिला, वो जो जितने भी कीड़े मकोड़े आए उसने भी उसे आशीर्वाद दिया कि आपने इतना अच्छा पेड़ लगाया, इसके लिए हम लोग जी रहे हैं। समझा आपको? देखो उसके बाद देखो, आनंद देतं, जीवन देतं, आश्वासन, आशीर्वाद देतं, ते पाहिलं की मन थक्क होतं।
हे मर्म, ये जिसने भी जाना, मर्म ज्यांनी जाणलं ते मला वाटतं आनंदी रहतात। हम लोग बोलते हैं ना कि हमें आकर पुण्य करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के लिए जीते हैं, हमारे घर के लोगों के लिए जीते हैं, थोड़ा बहुत पुण्य कर्म भी करते हैं हम लोग, बराबर। लेकिन अगर आपने एक पेड़ लगाया ना, तो आपके मरने के बाद भी वो पेड़ कितने सारे जीवों को जिंदा रखता है, वो सबसे बड़ा पुण्य है आपके लिए। समझ में आया? अभी देखो, जे नुसते भौतिक गोष्टीचा ध्यास घेतात, दागिने लेऊन बसतात, त्यांच्या सभोवताली कधी हिरवं झाड उगवतच नाही आणि त्यांच्या मनात कधी पक्षी चिवचिवत नाही। आनंदापासून ते बरेच बेचारे वंचित रहत असावे। वंचित मतलब क्या, वो हैप्पीनेस उनको कभी नहीं मिलता है। भौतिक मतलब क्या, घर में फ्रीज है, टीवी है, एसी है, कार है, बंगला है, ये सब कुछ है, भौतिक सुख उसको बोलते हैं। और क्या है, सब कुछ है, दागिने भी है, ऑर्नामेंट्स भी है, लेकिन उनके मन में किसी के लिए वेल विशेष नहीं है। समझा आपको? त्या जीवनदायी झाडानं आपल्या हिरव्या भाषेत मला असं बरंच काही सांगितलं। वो एक छोटे से पेड़ ने मुझे बहुत कुछ जीवन में समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की खुशी के लिए नहीं, तो प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए हम कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए, तो ही वो आपको पुण्य मिलता है। पुण्य सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसी को संदेश देते हैं या किसी का कुछ भला करते हैं, किसी को कोई पैसे देते, उससे उस आदमी के लिए हम लोग अच्छा, मतलब उस आदमी से हमारा अच्छा रिश्ता होता है। लेकिन ये जो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, ये पशु पक्षी जब आपको सहे मन से आशीर्वाद देते हैं ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा ट्रेजर है। समझ में आया आपको? तो आज से आप लोग भी क्या करोगे, एक छोटा सा पौधा आपके बिल्डिंग के कंपाउंड में लगाओ, ताकि जब आप 50 साल के हो जाओगे तो वो पेड़ भी बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको देख के भी वो मुस्कुराएगा, आपको आशीर्वाद देगा, और आपको भी लगेगा कि आपने भी नेचर के लिए कुछ किया। क्योंकि अभी ये जो कोरोना का आप देख रहे हो, इसमें क्या है, नेचर से खिलवाड़ किया, इसके लिए आज हमें क्या होना पड़ा, घर में कैद होना पड़ा, और सारे पशु पक्षी मस्त घूम रहे हैं। तो ये आगे जाकर नहीं हो, इसके लिए क्या करना है, आपको एक पेड़ लगाना है। समझा आपको? इस लेसन से ये संदेश दिया गया है कि आप लोगों को आपके नेचर के लिए कुछ करना है। समझा? ओके, चलो बाय।